नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग इंडिया, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन की, गुड मॉर्निंग इंडिया की। देश दुनिया की तमाम अहम खबरें जो है वो एकदम अलग अंदाज में हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड भी और आम आदमी के लिए जरूरी बातें भी। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले हम 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं, जो कल और आज पूरा दिन सुर्खियों में या तो बनी रहेगी या तो कल सुर्खियों में बनी हुई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के कहर की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अगस्त में बारिश जमकर होते हुए नजर आई। जम्मू की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड में भी तबाही ही नजर आई। तो पंजाब की बात करें, अब यहाँ पर भी बाढ़ है। इसके चलते लोगों का रेस्क्यू जो है वो करने के लिए इंडियन आर्मी जो है वो मोर्चा संभाल रही है। और फिर बात करेंगे पीएम मोदी के जापान दौरे की। तो जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, उस वक्त पीएम का जापान दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे और आज पीएम इशिबा के साथ वार्षिक सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और फिर उसके बाद बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की। 75 साल की उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर आरएसएस प्रमुख भागवत ने एक नया बयान दिया है। कौन सा वो बयान है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और फिर बात करेंगे वोट अधिकार यात्रा में राहुल तेजस्वी और राहुल की तिकड़ी की। अखिलेश यादव वोट अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज इन्हीं सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपको एक एक करके हर खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। देश भर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू में बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो हिमाचल में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड से तबाही हो रही है। तो वही मैदानी इलाकों की बात करें, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंजाब में भी भीषण बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए, लगातार जो पहले तस्वीरें सामने आ रही थी पहाड़ी इलाकों की, अब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और साथ ही जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आई बाढ़ की वजह से पंजाब में भी बाढ़ आ गई है। जम्मू और कश्मीर में कटरा के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास तो आपने देखा था भारी बारिश के बाद जिस तरीके से गीतू वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कहा जा रहा है कि नदियों का जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा है, तो पंजाब जो 5 नदियों के लिए जाना जाता है, वहां पर भी गीतू अगर हम बात करें तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और जो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, क्योंकि दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें पंजाब के पड़ोसी राज्य हैं, तो यहां पर बाढ़ होने की वजह से, बादल फटने की घटनाओं की वजह से पंजाब पर भी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के कटरा में देखिए जिस तरह से यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर के पास ये भूस्खलन हुआ था और इसमें 36 लोगों की जान चली गई। बहुत ज्यादा दुखद है। माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले 2 से 3 दिनों के लिए रोक दिया गया है। पिछले 3 दिन में भारी बारिश के कारण जम्मू में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन हुए हैं। जम्मू में कटरा से लेकर डोडा तक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कई पुल टूट चुके हैं और बिजली की लाइनें और मोबाइल टावर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार भारी बारिश के कारण जिले में बाढ़ और जल जमाव के चलते अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर में तवी और चिनाब नदी तांडव मचा रही है। नदियों के उफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की जान आफत में पड़ गई है। तो वही हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। 4 जिलों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो आप कुछ ऐसे समझिए कि पिछले 3 से 4 महीनों में ऐसी ही बनी हुई है। मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, कोई ऐसा इलाका अब नहीं बचा है जहां पर बाढ़ ना आई हो या फिर बादल फटने की जो घटना है वो ना हुई हो और इस वजह से सड़क मार्ग या फिर पावर सप्लाई जो है वो बाधित ना हुआ हो। भारी मुसीबत का सामना इस वक्त हिमाचल प्रदेश में लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। चंबा की बात करें तो यहाँ पे चंबा के भरमौर से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। चंबा में रावी नदी उफान पर है। आलम तो ये है कि घर जो है नदी में समा जाते हैं।
कल हम गीतू बात कर रहे थे इस पर ही, विश्लेषण जब किया तो ये बात निकल कर सामने आई कि जहां पर अभी नदियां उफान पर है, जो नदी अपना रूप धारण कर रही है वो इसलिए धारण कर रही है और वहां पर लोगों को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आसपास इंक्रोचमेंट लोगों ने जो किया है। रिवर बैंक में 1 किलोमीटर तक घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर जो घर बना रहे हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ ही अगर हम बात करें उत्तराखंड में, जो हर्षिल में हमने तस्वीर देखी थी जहां पर एक पूरा बाजार ही बसा लिया गया था, वहां पर जो इंक्रोचमेंट की गई है, इस वजह से लोगों को इतना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और लगातार ये जो नुकसान है बना हुआ है। अगर हम बात करें चंबा में रावी नदी की, तो ये उफान पर है और यहाँ पर देखिए जो घर है नदी में समा गए हैं और कई घरों को अभी भी खतरा बना हुआ है। जैसे कि आप कह रही हैं कि ये नियमों का पालन करना चाहिए और नदी के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि जो मजबूती है उस जगह की वो बनी रहे और ऐसे में कभी भी इस तरह का बिखराव देखने को ना मिले। लेकिन चंबा में मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों लोग भी फंस गए और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो चुका है। मंडी जिले में कुल्लू सीमा तक नेशनल हाईवे का हाल खराब है। लगातार हाईवे पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। हिमाचल में जारी बारिश के बीच मॉनसून सीजन के दौरान अभी तक कुल 2623 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इस मॉनसून सीजन में 20 जून से 27 अगस्त तक 310 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 369 लोग घायल हुए हैं और 38 लोग अभी भी लापता हैं। प्रदेश में अगस्त के दौरान सामान्य से 62% और मॉनसून सीजन के दौरान 20 जून से अभी तक 30% अधिक बादल बरसे हैं। और वहीं देखिए अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बाढ़ का कहर जारी है। पंजाब के 8 जिले पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर इस समय पूरी तरह से देखिए बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिल्कुल, मैदानी इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है। जैसा हमने जिक्र किया था कि पहाड़ी इलाकों में जो बाढ़ आ रही है, अब सीधी सी बात है वो नदी का जो फ्लो होगा वो फिर दूसरे राज्य में आएगा। तो इस वजह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भी पूरे भारत में, क्योंकि ना केवल नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तेलंगाना की कल तस्वीरें सामने आई जहाँ पर एक पूरा जो गाँव बसा हुआ था, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बाढ़ जो है वो आई हुई थी। खेत, घर, सड़कें, नेशनल हाईवे सब पानी में डूब चुके हैं। पंजाब में भी कई गांवों में तो मकान टापू की तरह नजर आ रहे हैं। इसमें इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें गीतू, तो कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर हम कहें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का सहयोग जो है वो इंडियन आर्मी ना कर रही हो। हालात को देखते हुए आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ और साथ ही एनडीआरएफ की टीमें जो है बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जो है वो चला रही है। एयरफोर्स के चिनूक और साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरकर लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और अगर बॉर्डर के पास की बात करें तो डेरा बाबा नानक का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। तबाही का ये मंजर 37 साल के बाद देखने को मिला है और इससे पहले 1988 में ऐसे हालात बने थे। जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन और फिरोजपुर के 150 गांवों में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं और खेतों में किसानों के जो मोटर्स के कमरे हैं वो लगभग डूब चुके हैं। यानी जहां पर ये अपने मोटर रखते हैं जिससे कि पानी को निकाला जा सके, वो कमरे पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इनकी छत ही नजर नहीं आ रही है और पशु 5 फुट तक पानी में खड़े हैं। इस बीच सूबे की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब में मुख्यमंत्री, मंत्री और आप विधायक राहत कार्यों के लिए 1 महीने का वेतन दान। बिल्कुल, और पंजाब के साथ जो अभी कुछ देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो तेलंगाना की तस्वीरें थी, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मैं कर रही थी कि तेलंगाना में बाढ़ है और अभी ये पंजाब में ही आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो देखिए ना केवल पहाड़ी इलाकों में और ना केवल उत्तर भारत में, बीतू हम कहें कि इस वक्त पूरे भारत में जो पहले ही IMD की तरफ से ये प्रेडिक्शन सामने आ गई थी कि उम्मीद से ज़्यादा बारिश होने वाली है और इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गीतू वो बहुत डराने वाली हैं। जी बिल्कुल, और ये 6 तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पहली तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो कुल्लू की तस्वीर है और यहाँ पर किस तरह से बारिश से सड़क टूट गई है। वहीं दूसरी तस्वीर भी हम आपको हिमाचल की दिखा रहे हैं जहाँ पर कुल्लू में मंदिर तक जाने का जो रास्ता था वो टूट चुका है और ये जो ब्यास नदी है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब समझिए किस तरह से जो हालात यहाँ बने हुए। मनाली की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से जो नदी है रौद्र रूप में दिख रही है, घर टूट चुके हैं, सड़कें बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और वहीं पहलगाम, जम्मू और डोडा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। सेल्फी पॉइंट है ये जो कि तबाह हो चुका है पहलगाम का। वहीं जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, आवागमन बाधित हो गया है। और अगर हम बात करते हैं डोडा की तो यहाँ पर देखिए बारिश से किस तरह से नदियां उफान पर है और ये बादल फटने के चलते और भी भयावह हादसा हो गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है, हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? या बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जम्मू में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला, बहुत सारे इलाके, चाहे डोडा का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, जम्मू में कई पुल जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में बह गए हैं। और यह हम लगातार ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं तवी नदी की, यहाँ पर किस तरीके से चौथा ब्रिज जो बना हुआ था तवी पर, इस पर आवागमन पूरी तरीके से रुक गया है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तवी पुल का जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन अब इन क्षतिग्रस्त पुलों पर आवाजाही को सुगम और सुचारू बनाने के लिए भारतीय सेना ने जो है वो अब बेड़ा उठा लिया। और ये मेरे पीछे देखिए भारतीय सेना के जवान जो हैं ये स्थायी पुल को तैयार कर रहे हैं। और ये पुल जो है बैली ब्रिज जिसे कहा जाता है, हमने देखा था कि किश्तवाड़ के चशोती में जब बादल फटा था और वहां पर जो पुल था वो बह गया था, तो महज 7 घंटे में उस पुल को तैयार कर लिया गया था। यहां पर भी अगर आप देखें तो भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी मशक्कत के साथ इस पुल को रिस्टोर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 7 घंटे में चशोती में पुल तैयार किया गया था, 6:30 बजे सुबह ये काम शुरू हुआ था और अभी 2 घंटे भी जो है वो पूरे नहीं हुए हैं और लगभग ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो चुका है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पुल का जो हिस्सा जो है वो रखा जाएगा, जिसके बाद एक ट्यूब जो है वो पुल की वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और ये भारतीय सेना न केवल जम्मू में बल्कि जम्मू के और अलग अलग इलाके, चाहे वो डोडा का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, वहां पर भी कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से सुचारू करने के लिए इसी तरीके से कोशिशें कर रही है। जिस समय बाढ़ चल रही थी, लोग घरों में फंसे हुए थे, हमने देखा कि भारतीय सेना के जवान नाव लेकर जो है उस उफनती हुई दरिया, उफनते हुए इलाकों के अंदर उतरे, वहां से लोगों को रेस्क्यू करवाया और उसके बाद जहां पर नाव से नहीं पहुंचा जा सकता था वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो रेस्क्यू करवाया गया। हमने माधवपुर की तस्वीरें देखी कि कैसे वहां पर 26 के करीब सीआरपीएफ जवान जो है वो फंस जाते हैं और वहां पर भारतीय सेना के जो चॉपर हैं वो वहां से बाकायदा उनको रेस्क्यू करवाया जाता है। और अब जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। पहले तो लोगों को रेस्क्यू किया गया, वहां से बचाया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन अब उनकी जो दिक्कतें हैं उनको और कम करने के लिए इस तरीके का काम जो है वो भारतीय सेना की तरफ से शुरू कर दिया गया है। कल ही यहां पर भारतीय सेना के जवान आए थे, बाकायदा यहां पर नाप लिया गया है, पैमाइश की गई है और उसके बाद आज सुबह 6:30 बजे से यह काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है इस पुल को तैयार कर इस पर यातायात का जो आवागमन है उसे सुचारू कर दिया जाएगा। तो भारतीय सेना हर एक मौके पर, चाहे यहां पर ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे यहां पर किसी तरीके की त्रासदी हो, हर मौके पर जो है वो भारतीय सेना देवदूत बनकर यहां पर पहुंचती है और यहां जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि पंजाब भी इस समय जो है, चाहे गुरदासपुर का इलाका हो, अमृतसर का इलाका हो, तरन तारण का इलाका हो, वो सारा जो है वो पानी में डूबा हुआ है क्योंकि रावी नदी ने भी वहां पर कहर बरपाया है। और वहां पर ऑल टेरेन व्हीकल जो एटीवी व्हीकल्स हैं पलक, वहां पर अगर आप समझेंगे तो वहां पर उस व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। और ये छोटे स्तर पर नहीं, बहुत बड़े स्तर पर जो है वो किया जा रहा है। हमने देखा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो छठी का दूध याद दिलाया गया। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, आप तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं इंडियन आर्मी किस तरीके से अस्थायी तौर पर अभी रास्ता जो है वो बना रहा है। हमारे साथ योगराज शर्मा भी हमारे सहयोगी शिमला से जुड़ चुके हैं। योगराज, अभी किस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि तस्वीरें तो पिछले 2-3 महीने से जो सामने आ रही है वो डरा देने वाली है। जम्मू कश्मीर में तो रिहैबिलिटेशन और फिर से लोगों को विस्थापित करने का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या सिचुएशन है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से बीते 2-3 दिनों से लगातार बारिश का क्रम चल रहा है, उससे हाल बेहाल आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में भी है। खासतौर पर चंबा जिला जो है इससे इफेक्ट हुआ है। चंबा जिले में 26 अगस्त की रात को 24 घंटों के दौरान 1000 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश आप कह सकते हैं। लगभग 6 महीने की बारिश जो है एक ही दिन में चंबा में हुई, जिसके बाद वहां पर हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। रावी नदी पूरे उफान पर है और इस दौरान क्योंकि मणिमहेश यात्रा भी चल रही होती है, तो ऐसे में लगभग 7 से 8 हजार जो श्रद्धालु हैं मणिमहेश यात्रा के लिए जो गए थे वो भरमौर में फंसे हुए हैं। हालांकि ये राहत की खबर है कि अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आश्रय दिया है श्रद्धालुओं को। हालांकि कनेक्टिविटी की एक बड़ी समस्या जो है इस दौरान वहां पर है। बिजली
पानी के अलावा नेटवर्क की जो है वो दिक्कत लेकिन लोगों को अभी उठानी पड़ती है। योगराज, अगर हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति समझे, वैसे तो हम देखते हैं कि हर मॉनसून में बारिश पहाड़ी इलाकों में होती है। 2014 के बाद हमने जम्मू कश्मीर में देखा कितनी बारिश जो है वो हुई, उत्तराखंड में भी यही हम कह सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की योगराज अगर हम जिक्र करें तो हर साल हम देख रहे हैं कि 4 महीने तबाही होती है, फिर रिहैब करने की कोशिश की जाती है, फिर बाकी के 6 महीने में जब तक वो चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, रिकंस्ट्रक्ट की जाती है, फिर उसके बाद मॉनसून आ जाता है। मतलब पिछले 2.5-3 सालों में यही देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 2-3 बरसातों से हम कह सकते हैं 2023 से लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। और इसके पीछे जो वैज्ञानिकों से हमने बातचीत की है और जो उनका तर्क है, उनका कहना है कि अरब सागर का जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ा है, जिसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और हिमाचल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ पश्चिमी लेकिन विक्षोभ योगराज, जिस तरह हम देख रहे हैं भारी तबाही इस वक्त हमें हिमाचल में दिखाई दे रही है। कई बार बादल फट चुका है, लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो गई है और ऐसे में लोगों के लिए अब कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन चुका है। घरों में कैद हो गए लोग। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रमन भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े। रमन, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और हम दिखाना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की तस्वीरें जो हैं इस पुल के निर्माण के लिए आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आर्मी है वो पूरी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरे जम्मू प्रांत के अंदर जो बाढ़ और बारिश की तबाही आई है, उसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए अब रिलीफ के साथ साथ में रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है उसे दूसरे चरण में शुरुआत कर दी है। पहले रेस्क्यू करवाया गया लोगों को और अब उन लोगों को राहत मिल सके, वो लोग जो हैं जिनकी कनेक्टिविटी एक इलाके से दूसरे इलाके में पूरी तरीके से खत्म हो गई है, उस कनेक्टिविटी को सुचारू करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार इस पुल को बनाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और महज 4 से 5 घंटों में ये पुल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पुल के बनने के बाद जो है वो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि सुविधा जो है वो उन लोगों के लिए मिल जाएगी जो लोग यहाँ पर लगातार इस पुल के बह जाने के बाद जो है वो परेशान थे। उन लोगों को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत लंबा चक्कर काट कर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। यहाँ पर आप देखिए, ये सारा साजो सामान पुल का बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया है सुबह ही। और सुबह 6:30 बजे से इस पुल को बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और उसके बाद आप समझिए कि महज कुछ घंटों में ये पुल जो है इस हद तक बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको धीरे धीरे स्लाइड कर कर उस हिस्से तक ले जाया जाएगा जहां पर पुल का हिस्सा टूटा हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर प्लेट्स जो है वो लगाई जाएंगी। तो ये अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं होगा उन लोगों के लिए जिनकी कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पुल जो है वो बनाकर तैयार कर दिया गया। भारतीय सेना के जवानों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कल रात से ही यहाँ पर जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर साजो सामान को पुल के बनाने का पहुंचाया गया है। और उसके बाद ये पुल जो है अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक यानी कि कह सकते हैं कि 50 फुट से ज्यादा बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि अस्थायी तौर पर जो पुल बनाने की कोशिश इंडियन आर्मी की तरफ से की जा रही है और भारी संख्या में हम देख सकते हैं वहां पर जवान जो है वो मौजूद है। रमन, बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें जो है वो दिखाई और साथ ही हमारे सहयोगी शिमला से योगराज हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से खबर पर अपडेट दी। और चलिए अब बात करते हैं सोच की। बात होगी पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं और इस दौरान जापान भारत के बीच कई अहम मुद्दों पर बता दे की बात भी होगी जो भारत को विकास की दिशा में लेकर जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय जापान दौरे के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी जापानी पीएम शिगेरो इशिबा के न्योते पर 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। और पीएम मोदी हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। तो टोक्यो के होटल में स्थानीय कलाकारों ने गायत्री मंत्र से उनका स्वागत किया और इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने मोदी के समर्थन में नारेबाजी भी की। बतौर प्रधानमंत्री ये उनकी 8वीं जापान यात्रा है। उनसे पहले मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 3 बार जापान का दौरा किया था। पीएम मोदी यहां 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीति और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि इस दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करने के ऊपर फोकस रहेगा। पीएम मोदी आज बता दें कि
जापान के जो पीएम हैं शिबा के साथ वार्षिक सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और साथ ही टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जापान जाए और टेक्नोलॉजी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद दोनों डिनर भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को जापान के मियागी में उस फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां पर बुलेट ट्रेन के कोच तैयार होते हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक इस यात्रा के दौरान जापान और भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि 5.93 लाख करोड़ तक रुपए का निवेश जो है वो किया जा सकता है और ये बाइलेटरल ट्रेड जो है वो होगा। बिल्कुल। और ये देखिए, ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद मोदी का ये दौरा भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब दोनों देशों के रिश्ते और किस तरह से बेहतर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई सवालों के जवाब दिए। भागवत से जब पूछा गया कि 75 साल के बाद क्या राजनीति से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, तो इस पर मोहन भागवत ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा या किसी और को 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। तो देखिए, ये बयान आपको याद होगा कि पहले एक बयान आरएसएस चीफ की तरफ से सामने आया था और उसी से जोड़कर ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने आगे से कहा कि हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा हम संघ के लिए उस समय तक काम करते रहेंगे। साथ ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। संघ में स्वयंसेवक होने के नाते हमें कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे हम चाहें। ऐसे में अगर मेरी 80 साल की उम्र में संघ कहे कि जाओ शाखा चलाओ तो मुझे जाना होगा। बिल्कुल। और ये बात उन्होंने इस अंदाज में कही है पलक कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 75 साल का हो गया हूं, अब मैं रिटायरमेंट को एंजॉय करूंगा। तो संघ के काम में कोई बेनिफिट नहीं है, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया, सिर्फ सेवा है। और इसके साथ ही मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या भारतीय नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। तो भागवत ने कुछ समय पहले कहा था कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं और कोई आपको शॉल उड़ाता है तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। तो क्या 5 वर्ष के लिए चुने गए व्यक्ति पर भी ये परंपरा लागू होती है? I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. तो चलिए पलक, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। बिहार की बात करते हैं, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज बेतिया में रहेंगे और कल दोनों नेताओं का काफिला मोतिहारी पहुंचा था। तो आज राहुल गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी का काफिला छावनी रोड, सुप्रिया रोड, रेलवे स्टेशन चौक से गुजरेगा और इसी के साथ वोट अधिकार यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, अखिलेश पीडीए मतदाता बहुल वाले और यूपी से सटे बिहार के छपरा में राहुल गांधी के साथ सियासी विरोधियों को चुनौती देंगे। अखिलेश तेजस्वी यादव के साथ आरा से सिवान तक रोड शो करेंगे। ये रोड शो विपक्षी एकजुटता का एक प्रदर्शन भी माना जा रहा है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एसआईआर को लेकर सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगातार लगाते हुए नजर आई और इसी के तहत ये वोट अधिकार यात्रा जो है
वो निकाली जा रही है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि बार बार अगर विपक्षी बात कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है और वोट, जब वोट वहां पर अधिकार ही नहीं तो आपकी सरकार कैसे बनेगी? मतलब ये बहुत दोगलापन जो है वो विपक्ष का देखने को मिल रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि वोट चोरी हो रही है, तो फिर आप बिहार में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? और दूसरा ये भी देखिए पलक कि यहाँ पर मुद्दों को लेकर बात नहीं हो रही है, सिर्फ आप इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वोट अधिकार, वोटों की जानकारी, ये तो हर किसी को पता है। मुझे नहीं लगता बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ना हो। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है SIR से ज्यादा बिहार के चुनाव को साधने की कोशिश ही है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सवाल इसलिए भी है कि लोकसभा चुनाव के हालिया नतीजे को भुलाया नहीं जा सकता है। और तब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के समय भारत जोड़ो यात्रा लेकर बिहार से गुजरे थे, लेकिन इसके बावजूद नतीजे बिहार में इनके मन मुताबिक नहीं रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो पलक, इस बार भी यहाँ पर राहुल गांधी की जो यात्रा है ना, वो बीच में ही उलझ जाए और इसका नुकसान, खामियाजा उठाना पड़ जाए। ये शक्ति प्रदर्शन में ही रह जाएंगे, क्योंकि देखिए बिहार और बिहारियों को मतलब है विकास से। बिहार आज भी वो राज्य है जहां पर बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और इतना प्राचीन इतिहास है बिहार का कि आप यहाँ पर मखानों को लेकर कह सकते हैं हम क्या काम करेंगे, आप खेती के लिए कह सकते हैं हम क्या काम करेंगे, एजुकेशन सिस्टम जिस पर हर बार आरोप लगते हुए नजर आते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक पूरा रोड मैप जो है वो पेश कर सकते हैं। विजन नहीं है और शायद यही वजह है जिसके चलते जो विपक्ष है वो उलझा रहता है, उसे नहीं पता कहाँ जाना है। चलिए देखते हैं बिहार चुनाव में इसका क्या असर होगा, कितना फायदा मिलता है।